एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिंदुस्तान पर 300 सालों से भी ज्यादा राज किया। ये कहानी है जंग की, मोहब्बत की, सियासत की और धोखे की। आज हम मुगल साम्राज्य की उस असली कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक कहानी जो शुरू हुई तैमूर और चंगेज खान के एक वंशज से, और जानते हैं खत्म कहाँ हुई? रंगून की एक गुमनाम जेल में। लेकिन चलिए इस पूरी कहानी को शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, अगर, सिर्फ अगर 1526 में वो एक विदेशी राजकुमार हिंदुस्तान ना आया होता, उसे वो न्योता ना मिला होता, तो क्या आज ताजमहल होता? जी हां, इस एक सवाल में पूरे 300 साल का इतिहास छिपा है। तो इस कहानी का किरदार कौन है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पर रुकिए, वो कोई हमलावर नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। वो तो फरगाना से निकाला गया एक राजकुमार था, एक ऐसा शहजादा जिसकी रगों में दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था, तैमूर और चंगेज खान। काबुल तो वो जीत चुका था, लेकिन उसकी नजरें, वो तो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पर टिकी थीं। और यहां कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। बाबर खुद नहीं आया, उसे बुलाया गया था। हुआ ये कि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी एक, कह सकते हैं कि सनकी शासक था, और उसे हटाने के लिए उसके ही अपनों ने, घर के भेदियों ने, एक खतरनाक साजिश रची। ये लोग थे पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी और खुद सुल्तान का चाचा अलाउद्दीन लोधी। और उनका मोहरा कौन बना? काबुल में बैठा बाबर। बस यही वो एक निमंत्रण था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक की नींव रख दी। साल था 1526 और जगह पानीपत। एक तरफ था दिल्ली का तख्त और दूसरी तरफ एक बेदखल राजकुमार की आसमान छूती महत्वाकांक्षा। इस एक दिन हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जानी थी। तो जब मैदान सजा तो इब्राहिम लोधी की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। सोचिए जरा, 1 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना, पैदल सिपाही, हजारों घोड़े और सैकड़ों युद्ध के हाथी। एक ऐसी फौज जिसे दूर से देखकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। सबको लगा जीत तो पक्की है। और दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक। 1 लाख के सामने महज 12,000। ये कोई जंग नहीं लग रही थी, ये तो एक सुसाइड मिशन था। हालत ये थी कि बाबर के अपने ही सिपाही कह रहे थे कि चलो वापस लौटते हैं। लेकिन बाबर सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, वो एक जीनियस था, एक रणनीतिकार। और उसके पास एक ऐसा गुप्त हथियार था, एक ऐसी चीज जो हिंदुस्तान की जमीन ने जंग के मैदान में पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी तकनीक जो लोधी के हाथियों और तलवारों की सारी ताकत को पल भर में बेकार करने वाली थी। क्या था वो हथियार? वो था तोपखाना, तोपें और बारूद। जब पानीपत के मैदान में पहली बार वो तोपें गरजीं, तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनकी कान फाड़ देने वाली आवाज से लोधी के हाथी पागल हो गए। वो दुश्मन को कुचलने की जगह अपनी ही फौज को रौंदते हुए भागने लगे। पूरे मैदान में बस भगदड़, चीख पुकार और खौफ का मंजर था। असल में ये सिर्फ हथियारों की जंग थी ही नहीं, ये थी दो रणनीतियों की टक्कर। एक तरफ था बाबर का दिमाग, उसने बैलगाड़ियों की एक दीवार सी बना दी जिसके पीछे तोपें सुरक्षित थीं, और अपनी सेना को हुक्म दिया कि किनारों से घूमकर दुश्मन को घेरो। इसे कहते हैं तुलगुमा नीति। और दूसरी तरफ थी लोधी की सेना, जो बस एक असंगठित भीड़ थी जो सिर्फ अपने नंबर के दम पे लड़ रही थी। इतिहासकारों ने तो इसे सेना भी नहीं, मेला कहा है। नतीजा क्रूर और एकदम डिसाइसिव। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर, शाम ढलते ढलते दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी का कटा हुआ सर बाबर के कदमों में था। लोधी सल्तनत का खात्मा हो चुका था और हिंदुस्तान के आसमान पर मुगल साम्राज्य का सूरज उग रहा था। तो बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों तक ले जाने वाले लोग दूसरे थे। तो चलिए अब चलते हैं मुगल काल के उस सुनहरे दौर में, अकबर और शाहजहां के दौर में। बाबर के बाद तख्त पर आया उसका पोता अकबर, और कमाल की बात यह है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन उसकी सोच बड़े बड़े पढ़े लिखे बादशाहों से कहीं आगे थी। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने सल्तनत की कमान संभाली, और वो ये बात समझ गया था कि हिंदुस्तान पर तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि दिल जीतकर ही राज किया जा सकता है। इसीलिए उसने राजपूतों से रिश्ते जोड़े, धर्मनिरपेक्ष नीतियां लागू की और फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार शहर बसाकर एक नए हिंदुस्तान की नींव डाली। और फिर इसके बाद आया शाहजहां का दौर। इसे मुगल साम्राज्य का शिखर कहा जाता है। ये वो वक्त था जब दुनिया का 1/4 सामान
अकेले हिंदुस्तान में बन रहा था। और ये जो बेहिसाब दौलत थी ना, वो ताजमहल, लाल किला और मोती मस्जिद जैसी शानदार इमारतों में साफ झलकती थी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये मुगल सल्तनत की ताकत और दौलत का पूरी दुनिया के लिए एक खुला ऐलान थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अपनी बुलंदी पर होता है तभी उसके गिरने की कहानी भी शुरू हो जाती है। और मुगलों के पतन की कहानी किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं लिखी, नहीं, वो तो घर के अंदर ही लिखी गई। ये कहानी है तख्त के लिए धोखे की, अपने ही भाई के खून की। इस कहानी का विलन था शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब। उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसका बड़ा भाई दारा शिकोह बादशाह बने, तो उसने तख्त के लिए जंग छेड़ दी। उसने सिर्फ अपने भाई को हराया नहीं, बल्कि अपने बूढ़े बाप शाहजहां को उसी के बनाए आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से वो बस अपनी सबसे खूबसूरत रचना ताजमहल को दूर से देखते देखते ही मर गया। और फिर औरंगजेब ने क्रूरता की वो हद पार की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने भाई दारा शिकोह का सिर कलम करवाया और उसे एक तोहफे की तरह अपने ही कैद पिता के पास भिजवा दिया। सोचिए उस बाप पर क्या गुजरी होगी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये सत्ता की भूख का सबसे ज्यादा घिनौना, सबसे भयानक चेहरा था। तो औरंगजेब बादशाह तो बन गया, लेकिन विडंबना देखिए, जिस क्रूरता से उसने तख्त हासिल किया था ना, उसी क्रूर नीति ने उस विशाल साम्राज्य के पतन के बीज भी बो दिए। वो साम्राज्य जिसकी जड़ें अकबर ने मोहब्बत से सींची थी। औरंगजेब का शासनकाल करीब 50 साल लंबा चला और इसके दो चेहरे थे। एक तरफ उसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैलाया, दक्षिण तक जीत हासिल की, लेकिन इसका दूसरा चेहरा बहुत स्याह था। उसकी कट्टर नीतियां, जैसे जजिया कर को वापस लगाना, मंदिर तुड़वाना, इन सब हरकतों ने हिंदुस्तान के हर कोने में विद्रोह की आग भड़का दी। मराठा, राजपूत, सिख सब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, और उसके मरते ही वो साम्राज्य जिसे बनाने में सदियां लगी थीं, वो ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा। दिल्ली का तख्त अब बस नाम का तख्त रह गया था, एक कमजोर निशानी। औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई एक भी मजबूत बादशाह नहीं आया। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, नाम बदलते रहे। कमजोर शासक आते जाते रहे और साम्राज्य बिखरता गया। और इस खालीपन को कौन भर रहा था? एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ अंग्रेज। वो लगातार मजबूत होते जा रहे थे। और इस महान साम्राज्य का अंत बेहद दुखद, बेहद त्रासद था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसकी सल्तनत दिल्ली के लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गई थी, उसकी मौत 1862 में म्यांमार की एक जेल में हुई, एक कैदी की तरह। हिंदुस्तान का शहंशाह अपने ही वतन की मिट्टी से हजारों मील दूर दफनाया गया। तो 300 साल के इस लंबे सफर के बाद आखिर ये साम्राज्य हमारे लिए क्या छोड़ गया? एक शानदार विरासत जो आज भी ताजमहल और लाल किले की शक्ल में जिंदा है, या फिर एक चेतावनी, एक सबक कि सत्ता की भूख और कट्टरता सबसे मजबूत सल्तनतों को भी कैसे मिट्टी में मिला सकती है? शायद दोनों ही। और इसका फैसला इतिहास नहीं करता, हम करते हैं।